पर एक दुख की बात है स्टोरी में। पता है, मेंडल को उनके लाइफ टाइम में रिकॉग्निशन नहीं मिली। उनका काम अपने टाइम से इतना आगे था कि कोई समझ ही नहीं पाया। उनकी रिसर्च को 30 साल से ज्यादा तक इग्नोर किया गया। अब यहाँ से असली मिस्ट्री शुरू होती है। देखो, आर स्ट्रेन डाला, माउस जिंदा, एक्सपेक्टेड। एस स्ट्रेन डाला, माउस मर गया, ऑल्सो एक्सपेक्टेड। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को गर्मी से मार दिया। जो सबसे पहले सेल्स बने वो थे एनारोबिक हेटेरोट्रोफ्स, मतलब उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी और वो अपना खाना नहीं बनाते थे, बस आसपास जो केमिकल्स मिलते थे उन्हें ही खा लेते थे। अब जब केमिकल्स कम होने लगे। हेलो बच्चों, चलो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हाँ, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, पर टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम इसको एक स्टोरी की तरह, एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह समझेंगे। तो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, आप सब अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो, है ना? ऑफ कोर्स, पर क्या आप बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी हो, एग्जैक्ट कॉपी? नहीं, राइट? कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो जरूर होते हैं। तो ऐसा क्यों है? बस यही वो पजल है जिसे जेनेटिक्स सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इस पजल के ना दो हिस्से हैं, एक है इनहेरिटेंस और दूसरा है वेरिएशन। इनहेरिटेंस सिंपल भाषा में मतलब विरासत, वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी समझदार है तो आप भी समझदार हो, ये हो गया इनहेरिटेंस। और वेरिएशन मतलब बदलाव, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मम्मी तो बहुत समझदार हैं पर आप थोड़े अलग हो, ये जो अलग है ना, दैट्स वेरिएशन। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले सबसे पहले डिटेक्टिव थे ग्रेगर मेंडल। उन्होंने ही जेनेटिक्स की नींव रखी, फाउंडेशन डाली, और इसीलिए आज हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और उनका डेडिकेशन कमाल का था। उनके एक्सपेरिमेंट्स पूरे 7 साल चले, 1856 से 1863 तक। और सोचो, इन 7 सालों में से लगभग 4.5 साल तो उन्होंने सिर्फ प्योर लाइन्स बनाने में लगा दिए। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसे प्लांट्स तैयार करने थे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम कैरेक्टर दिखाएं। ये प्रिपरेशन इतनी जरूरी थी क्योंकि इससे उनके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल आता है कि उन्होंने मटर का पौधा यानी पी प्लांट ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं? वेल, ये उनका एक ब्रिलियंट डिसीजन था। देखो, पी प्लांट्स की लाइफ साइकिल छोटी होती है, उन्हें उगाना आसान है, ढेर सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके पास एक बड़ा सैंपल साइज था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें कई सारे अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखते थे। अपने एक्सपेरिमेंट को सिंपल और क्लियर रखने के लिए उन्होंने सिर्फ 7 अलग अलग कैरेक्टर्स पर फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट की हाइट, या तो टॉल या ड्वार्फ, या फिर सीड का कलर, या तो येलो या ग्रीन। ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए, हर कैरेक्टर के 2 ऑपोजिट ट्रेट्स के साथ। उनका ये कंट्रोल्ड अप्रोच ही उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन था। उनका जो पहला ब्रेक थ्रू था वो उनके एक खास एक्सपेरिमेंट से आया, जिसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया, और यहां से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया जिसे हम कैपिटल टी से लिख सकते हैं, और उसको एक प्योर ड्वार्फ प्लांट यानी स्मॉल टी से क्रॉस कराया। तो जो पहली जनरेशन आई, F1 जनरेशन, उसमें सारे के सारे पौधे लंबे निकले, ऑल ऑफ देम वर टॉल। ड्वार्फ कैरेक्टर तो जैसे गायब ही हो गया। पर फिर जब उन्होंने इन F1 प्लांट्स की सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो F2 जनरेशन में अचानक से ड्वार्फ प्लांट्स वापस आ गए। और उन्होंने एक पैटर्न देखा, एक कंसिस्टेंट पैटर्न। F2 जनरेशन में हमेशा लगभग 75% प्लांट्स टॉल आते थे और 25% ड्वार्फ, मतलब एक 3:1 का रेशियो। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यही तो इनहेरिटेंस का एक फंडामेंटल रूल था। दिस वॉज हिज आहा मोमेंट। इस ऑब्जर्वेशन से उनका पहला लॉ निकला, द लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस की यूनिट्स को फैक्टर्स कहा था, आज हम उन्हें अलील्स कहते हैं। तो लॉ कहता है कि जब 2 अलग अलग अलील्स एक साथ हों तो एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट अलील, और दूसरा रिसेसिव अलील छुपा रहता है। इसीलिए F1 जनरेशन के सारे टीटी प्लांट्स लंबे थे। तो फिर F2 जनरेशन में ड्वार्फ ट्रेट वापस कैसे आया? ये उनका सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ कहता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो एक ट्रेट के दोनों एलील्स मिक्स नहीं होते, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। इसलिए हर गैमीट को दोनों में से सिर्फ एक ही एलील मिलता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो गए और इसीलिए ड्वार्फ ट्रेट फिर से दिख पाया।
मेंडल का काम एक रेवोल्यूशन था, नो डाउट, लेकिन साइंस हमेशा आगे बढ़ती है, राइट? तो जब दूसरे साइंटिस्ट ने उनके काम को आगे बढ़ाया तो उन्हें कुछ ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न्स मिले जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को सीधे सीधे फॉलो नहीं करते थे। रूल के कुछ एक्सेप्शंस मिले। इसके दो मेन एग्जाम्पल्स हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी अलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता और एक तीसरा बीच का कैरेक्टर आ जाता है, ब्लेंडिंग हो जाती है। जैसे एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल को क्रॉस करो तो पिंक फूल मिल जाए, न तेरी चली न मेरी। और को डोमिनेंस में दोनों एलील्स अपने आप को पूरा इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, सबका साथ सबका विकास। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा AB ब्लड ग्रुप, जिसमें A और B दोनों एलील्स एक्सप्रेस होते हैं। चलो अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 20th सेंचुरी में। ये मेंडल के फैक्टर्स आखिर थे क्या और सेल में कहाँ होते थे? अब मॉडर्न डिटेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक्स इसका पता लगाने वाले थे। पर एक दुख की बात है स्टोरी में, पता है, मेंडल को उनके लाइफ टाइम में रिकॉग्निशन नहीं मिली। उनका काम अपने टाइम से इतना आगे था कि कोई समझ ही नहीं पाया। उनकी रिसर्च को 30 साल से ज्यादा तक इग्नोर किया गया। फिर 1900 में 3 अलग-अलग साइंटिस्ट ने उनके काम को रीडिस्कवर किया। तब जाकर दुनिया को उनकी डिस्कवरीज की असली कीमत समझ आई। फिर 1902 में 2 साइंटिस्ट, सटन और बोवेरी, उन्होंने प्रपोज की क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने बताया कि मेंडल के फैक्टर्स असल में जीन्स हैं और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर रहते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स जैसे मूव करते हैं, वो मेंडल के लॉज का फिजिकल प्रूफ है। अब एक नया सवाल उठता है, अगर एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स हैं तो क्या वो हमेशा साथ में ही आगे जाते हैं? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लिंकेज का। पता है लिंकेज क्या है? सोचो, एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स बिल्कुल पास है ना, वो पक्के दोस्त हैं, सच्ची मोहब्बत, साथ जीने मरने की कस्में खा रखी हैं उन्होंने, तो वो एक साथ ही इनहेरिट होते हैं, दे ट्रैवल टुगेदर। और इस लिंकेज थियरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया T.H. मॉर्गन ने। उन्हें द फ्लाई मैन भी कहते हैं। उन्होंने फ्रूट फ्लाइज पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया कि 2 जीन्स क्रोमोसोम पर जितने पास होंगे, उनकी दोस्ती यानी उनका लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा और उनके अलग होने के चांसेस, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, उतने ही कम होंगे। तो चलो अब सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हम पर। ये सारी चीजें हमारे अंदर, आपके और मेरे अंदर कैसे काम करती हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में 2 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब है बहुत सारे जीन्स, एक ट्रेट। जब एक ही कैरेक्टर को, जैसे हमारी हाइट या स्किन कलर, एक नहीं बल्कि बहुत सारे जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। और प्लियोट्रॉपी इसके ठीक उल्टा है, एक जीन, बहुत सारे ट्रेट्स। जब एक अकेला जीन बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पर अपना असर डालता है। आपका स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कई अलग अलग जीन्स मिलकर इसे डिसाइड करते हैं। पर बात सिर्फ जीन्स की नहीं है, एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे ज्यादा धूप में रहने से स्किन डार्क हो जाती है, तो आपका फाइनल स्किन टोन आपके जेनेटिक्स और आपके एनवायरनमेंट का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। चलो एक फटक से रिवीजन करते हैं। रेडी? लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक अलील दूसरे के इफेक्ट को छुपा देता है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, गैमीट्स बनते वक्त अलील साफ साफ अलग हो जाते हैं। लिंकेज, जो जीन्स पास हैं क्रोमोसोम पर, वो साथ में ट्रैवल करते हैं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन्स मिलकर एक ट्रेट बनाते हैं। सिंपल। तो अब अगली बार जब आप आईने में खुद को देखोगे तो क्या आपको अपने चेहरे पर इनहेरिटेंस की ये पूरी कहानी लिखी हुई दिखेगी? मेंडल के मटर के दानों की, मॉर्गन की फ्रूट फ्लाइज की और हजारों सालों की जेनेटिक्स की कहानी जो आप में आकर मिली है? जरूर सोचना इसके बारे में। हेलो बच्चों, वेलकम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नाम सुन के लगता है ना कितना हेवी चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सॉल्व करने में साइंटिस्ट को सालों लग गए। चलो आज हम इस स्टोरी के हर क्लू को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। लेट्स बिगिन। तो आखिर लाइफ का ब्लूप्रिंट है क्या? इमेजिन अ टाइम जब साइंटिस्ट्स 2 टीम्स में बटे हुए थे। एक टीम कहती थी ऑफ कोर्स इट्स प्रोटीन, क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शंस, सारे रिएक्शंस, सब तो प्रोटीन्स ही कंट्रोल करते हैं। दे सीम्ड लाइक द ऑब्वियस हीरो। पर दूसरी टीम कन्विंस थी कि नहीं, पर्दे के पीछे कोई और है जो इस पूरे शो को डायरेक्ट कर रहा है। प्रोटीन या डीएनए? यही था उस दौर का सबसे बड़ा साइंटिफिक सवाल। ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्लान। पहले हम उस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, हु इज द रियल जेनेटिक मटीरियल। फिर जब हमें कल्प्रिट मिल जाएगा, हम उसके स्ट्रक्चर की जांच करेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि ये ब्लूप्रिंट कॉपी कैसे होता है, इससे इंस्ट्रक्शंस कैसे बनते हैं और फाइनली इन इंस्ट्रक्शंस को ऑन या ऑफ कैसे किया जाता है। सो आर यू रेडी टू क्रैक द कोड? लेट्स गो! Okay, detectives, put on your thinking caps. Our first clue comes from a 1928 experiment by Frederick Griffith. उन्होंने एक शातिर कल्प्रेट पर काम किया, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है Streptococcus pneumonia. ये वही बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। इस कल्प्रेट के दो रूप थे। एक था एस स्ट्रेन, यानी स्मूथ। इमेजिन करो, इसने एक प्रोटेक्टिव जैकेट, एक म्यूकस कोट पहना हुआ है जो इसे पुलिस यानी हमारे इम्यून सिस्टम से बचाता है, इसलिए ये बहुत डेंजरस यानी विरुलेंट था। दूसरा था आर स्ट्रेन यानी रफ। इसके पास ऐसी कोई प्रोटेक्टिव जैकेट नहीं थी, तो ये बेचारा हार्मलेस था, नॉन विरुलेंट। अब यहां से असली मिस्ट्री शुरू होती है। देखो, आर स्ट्रेन डाला, माउस जिंदा, एक्सपेक्टेड। एस स्ट्रेन डाला, माउस मर गया, ऑल्सो एक्सपेक्टेड। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को गर्मी से मार दिया, हीट किल्ड, और डाला तो माउस फिर जिंदा रहा, सिंपल। लेकिन सबसे शॉकिंग था लास्ट स्टेप, जब उन्होंने हार्मलेस आर स्ट्रेन को उस मरे हुए एस स्ट्रेन के साथ मिक्स करके डाला। द माउस डाइड। कैसे? ऐसा लग रहा था जैसे एस स्ट्रेन की आत्मा आर स्ट्रेन में घुस गई हो। ग्रिफिथ ने इस मिस्टीरियस सब्सटेंस को नाम दिया द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कोई चीज थी जो ट्रांसफर हुई थी। लेकिन साइंस में कुछ तो है से काम नहीं चलता। वी नीडेड टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट। फिर आए एवरी, मैक्लियॉड और मकार्थी, जिन्होंने ऑलमोस्ट प्रूव कर दिया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए ही है। पर साइंटिफिक कम्युनिटी को अभी भी पूरा यकीन नहीं था। फाइनली 1952 में हर्शी और चेस ने एक ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद किसी के मन में कोई डाउट नहीं बचा। द केस वॉज क्लोज्ड। डीएनए वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द जेनेटिक मटीरियल। तो हमें हमारा हीरो मिल गया, इट्स डीएनए। पर ये है क्या चीज़? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अगर ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है, तो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी कैसे जाती है? अब हम इस ब्लूप्रिंट को मैग्नीफाई करके देखेंगे एंड विल क्रैक द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सोचो, डीएनए एक बहुत लंबी दीवार है। उस दीवार की जो बेसिक यूनिट है, उसकी हर एक ईंट यानी ब्रिक, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये ईंट 3 पार्ट से मिलकर बनी है, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस। याद रखना, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसकी वजह से ही डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज अ की पॉइंट। अब आते हैं बेसिस पर। ये 2 टाइप के हैं, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। याद कैसे रखें? सिंपल, प्यूरीन्स हैं ए और जी, सोचो ए जी, सुनो जी। और पिरिमिडीन्स हैं सी, यू और टी। इसके लिए याद रखो कट। और बच्चों, एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स। डीएनए और आरएनए में एक छोटा सा फर्क है। डीएनए में टी यानी थाइमिन होता है, बट आरएनए में टी की जगह यूरासिल आ जाता है। डोंट फॉरगेट दिस। अब एक ईंट है ना, यानी न्यूक्लियोटाइड से दीवार कैसे बनती है? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए एक डबल हीलिक्स है। सिंपल भाषा में, इमेजिन अ ट्विस्टेड लैडर, एक सीढ़ी जिसको आपने घुमा दिया हो। उस सीढ़ी के जो 2 साइड रेलिंग्स हैं, वो बनी है शुगर फॉस्फेट से, और जो बीच के स्टेप्स हैं जिन पर आप पैर रखते हो, वो बने हैं नाइट्रोजनस बेस पैर से। और पैरिंग का रूल फिक्स है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ये लैडर सीधी नहीं है, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। एक ऊपर जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा नीचे आ रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नाउ फॉर अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट। हमारे हर एक सेल के अंदर जो डीएनए है, अगर उसे सीधा खोल दें तो उसकी लेंथ पता है कितनी होगी? 2.2 मीटर्स। एक इतना लंबा धागा एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता है? ये तो वही बात हुई कि आप 2 किलोमीटर लंबा धागा एक छोटी सी डिब्बी में फिट कर रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? द आंसर इज एन अमेजिंग सिस्टम ऑफ पैकेजिंग। इस पैकेजिंग का सीक्रेट है एक स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और हमारा डीएनए, याद है, फॉस्फेट की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज था। तो क्या होगा? सिंपल फिजिक्स, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास लपेट जाता है, बिल्कुल जैसे आप एक धागे को मोतियों के ऊपर लपेटते हो। इसी बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो हमने ब्लूप्रिंट यानी डीएनए देख लिया और उसकी पैकेजिंग भी समझ ली। पर इस ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग कैसे बनेगी? इंफॉर्मेशन को यूज कैसे किया जाएगा? इसका जवाब है लाइफ के सेंट्रल रूल बुक में, जिसे हम कहते हैं द सेंट्रल डॉगमा, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक।
सेंट्रल डॉगमा कहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो एक वन वे स्ट्रीट है। इन्फॉर्मेशन हमेशा डीएनए से आरएनए में जाती है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो द मास्टर फ्लो इज डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। इसे हमेशा याद रखना। अब सोचो, जब एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल्स बनाता है तो दोनों सेल्स को ब्लूप्रिंट की एक कॉपी चाहिए होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ओरिजिनल ब्लूप्रिंट एक के पास चला जाए और दूसरा खाली हाथ रह जाए। इसलिए सेल डिवीजन से पहले डीएनए अपनी एक एग्जैक्ट फोटोकॉपी बनाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये फोटोकॉपी बनती कैसे है? मेथड का नाम है सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब है आधा बचाया हुआ। सोचो, डीएनए की जिपर खुल जाती है और दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। अब हर पुराना स्ट्रैंड एक टेम्पलेट, एक सांचे की तरह काम करता है और उसके सामने एक बिल्कुल नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो जब दो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दोनों में एक स्ट्रैंड पुराना यानी पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड एकदम नया, वन ओल्ड वन न्यू। दैट्स सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक टीम ऑफ वर्कर्स यानी एंजाइम्स काम करती है। सबसे पहले आता है हेलिकेज, जो डीएनए की जिपर को खोलता है। फिर आता है मेन हीरो, डीएनए पॉलीमरेज, जो एक मास्टर बिल्डर की तरह नए न्यूक्लियोटाइड्स लाकर जोड़ता जाता है। और आखिर में आता है डीएनए लाइगेज, जो फेविकॉल की तरह डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आपस में चिपकाकर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। ओके, तो रेप्लिकेशन से ब्लूप्रिंट कॉपी हो गया, पर अभी तक हमने सिर्फ ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाई है, बिल्डिंग नहीं बनाई। उस कोड से एक्चुअल प्रोटीन कैसे बनेगा? अब हम सेंट्रल डॉगमा के उन दो मेन स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को एक सिंपल एनालॉजी से समझो। सोचो, डीएनए एक मास्टर रेसिपी बुक है जिसमें हजारों रेसिपीज हैं, और ये बुक एक लाइब्रेरी यानी न्यूक्लियस के अंदर सेफ रखी है। इससे बाहर नहीं ले जा सकते। तो जब आपको कोई डिश यानी प्रोटीन बनानी होती है, आप क्या करते हो? आप लाइब्रेरी के अंदर जाकर उस रेसिपी को एक छोटे से पेपर, एक चिट पर कॉपी कर लेते हो। ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ये चिट है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। फिर आप उस चिट को लेकर लाइब्रेरी से बाहर किचन यानी साइटोप्लाज्म में आते हो। वहाँ कुक यानी राइबोसोम उस चिट को पढ़ता है और डिश या प्रोटीन बना देता है। ये प्रोसेस है ट्रांसलेशन। कितना सिंपल और एफिशिएंट सिस्टम है। लेकिन एक सवाल है, क्या सेल सारी रेसिपीज एक साथ बनाता रहता है? अगर आपको पिज्जा नहीं खाना तो क्या आप उसकी रेसिपी बार बार पढ़ोगे? नहीं ना। सेल भी बहुत स्मार्ट है। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो जीन्स को तभी एक्सप्रेस करता है जब जरूरत हो। इसके लिए उसके पास ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है लैक ऑपरॉन। बच्चों, इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, सो लिसन केयरफुली। तो इकोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। जब आसपास लैक्टोज नहीं है तो सेल एंजाइम क्यों बनाएगा? इसलिए एक रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर स्विच पर बैठ जाता है, जैसे एक रोड ब्लॉक। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और स्विच ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट में लैक्टोज आता है, वो लैक्टोज उस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। इससे रिप्रेसर का शेप बदल जाता है और वो ऑपरेटर से हट जाता है। रोड ब्लॉक क्लियर। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सकता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है और एंजाइम्स बन जाते हैं। स्विच ऑन। सो एंजाइम्स तभी बनेंगे जब उनकी जरूरत है। व्हाट अ स्मार्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम। चलो, इस पूरी डिटेक्टिव स्टोरी को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया एक मिस्ट्री से, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लूज ने हमें बताया कि वो डीएनए है। फिर हमने देखा कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है। उसके बाद हमने लाइफ का सेंट्रल रूल बुक पढ़ा, डीएनए मेक्स आरएनए, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। हमने ये भी देखा कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, रेप्लिकेशन। और एंड में हमने सेल का स्मार्ट स्विच बोर्ड लैक ऑपरॉन समझा, जो जीन्स को ऑन एंड ऑफ करता है। तो बच्चों, हमने लाइफ के सबसे डीप सीक्रेट को डिकोड कर लिया है। हमने ATGC की लैंग्वेज को समझ लिया है, और अब टेक्नोलॉजीज लाइक CRISPR-Cas9 से हम इस कोड को सिर्फ पढ़ नहीं सकते, हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस पावर के साथ अब हम आगे क्या करेंगे। द पॉसिबिलिटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ह्यूज। कीप थिंकिंग अबाउट दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेल डन एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इवोल्यूशन का रिवीजन करने वाले हैं। पता है, इसको ना एक चैप्टर की तरह मत देखो, ये एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है।
एक ऐसी कहानी जिसमें हम जासूसी करके पता लगाएंगे कि इस धरती पर लाइफ यानी जिंदगी आखिर शुरू हुई तो हुई कैसे। सो रेडी हो? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्लान। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से। आखिर कहानी शुरू कहाँ से हुई? फिर हम लाइफ की सीक्रेट केमिकल रेसिपी को समझेंगे, देखेंगे कि पहला सेल कैसे बना, और फिर एवोल्यूशन के जो असली गेम चेंजर्स थे उनके बारे में जानेंगे। और हाँ, एंड में सबसे ज़रूरी सबूत। हम एविडेंस देखेंगे कि हमें ये सब बातें आखिर पता कैसे चली। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो अपनी अपनी टाइम मशीन में बैठ जाओ आराम से, क्योंकि हम जा रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे, बिल्कुल उस पॉइंट पर जहाँ से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखो। इसमें टाइम का स्केल समझना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स बना रफली 13.8 बिलियन साल पहले। उसके काफी टाइम बाद हमारी अर्थ बनी 4.5 बिलियन साल पहले। लेकिन इस गैप को नोटिस करो। अर्थ बनने के बाद लाइफ के पहले साइंस आने में ही 500 मिलियन साल लग गए, और पहला प्रॉपर सेल बनने में उसमें तो 2.5 बिलियन साल और लग गए। तो ये टाइमलाइन हमें साफ साफ बताती है कि लाइफ का बनना कोई एक दिन का जादू नहीं था। ये एक अनबिलीवेबली स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो उस टाइम की अर्थ आखिर थी कैसी? एक काम करो, इमेजिन करो एक बहुत बड़ा उबलता हुआ पतीला, एक बॉइलिंग पॉट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, हर तरफ वोल्केनोज फट रहे हैं, बिजली कड़क रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन थी ही नहीं। नो फ्री ऑक्सीजन। इसलिए उस टाइम के एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बस मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर जैसी गैसेस थीं। सोचो, ऐसी कंडीशंस में लाइफ का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, राइट? तो सवाल ये है कि इतनी इम्पॉसिबल कंडीशंस में लाइफ आई तो आई कैसे? और यहाँ आती है हमारी डिटेक्टिव स्टोरी का पहला सबसे बड़ा क्लू, द ओपेरन-हॉल्डेन हाइपोथेसिस। इन्होंने हमें दी लाइफ की केमिकल रेसिपी। इस थ्योरी का आइडिया बताए, बहुत ही सिंपल है। सोचो जैसे आप किचन में कोई डिश बना रहे हो। आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे सब्जियां, मसाले, और फिर आप उसे गैस पर रखते हो, हीट देते हो। बिल्कुल वैसे ही ओपेरन और हैल्डीन ने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ पर नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स, और उन्हें एनर्जी मिली, यानी हीट मिली वोल्केनोज से, लाइटनिंग से, और इससे बन गए नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये हो गई हमारी डिश। और उन्होंने कहा कि इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आगे जाकर लाइफ शुरू हुई। सिंपल है ना? तो इस रेसिपी के बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। देखो, पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो प्रिमिटिव अर्थ पर आराम से घूम रहे थे। फिर उन्हें मिली एनर्जी, बिजली कड़कने से या यूवी रेस से। इस एनर्जी की वजह से ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बन गए सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमीनो एसिड्स। और फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बन गए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स और आरएनए, जो लाइफ के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बट वेट अ मिनट, ये तो बस एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है। इसका कोई प्रूफ है क्या? क्या किसी ने इस रेसिपी को लैब में ट्राई करके देखा है कि ये सच में काम करती भी है या नहीं? चलो पता करते हैं। बिल्कुल, और यही प्रूफ हमें मिला 1953 में, द मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इस पूरी डिटेक्टिव स्टोरी का स्मोकिंग गन था। इसने प्रूव कर दिया कि हाँ, ओपेरन-हॉल्डेन की केमिकल रेसिपी सच में काम करती है। मिलर और यूरी ने क्या किया? उन्होंने लैब में प्रिमिटिव अर्थ जैसी कंडीशंस बनाई। एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस लीं। और बच्चों, ये रेशियो 2:1:2 ये बोर्ड्स और नीट दोनों के लिए एक सुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम हॉटस्पॉट है। इसे नोट कर लो। टेम्परेचर रखा 800 डिग्री सेल्सियस, और लाइटनिंग की जगह यूज़ किए इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अब मिक्सचर किया कि वहाँ कोई ऑक्सीजन ना हो, बिल्कुल प्रिमिटिव अर्थ जैसा। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला? क्या रेसिपी काम आई? जी हाँ, और जो रिजल्ट निकला वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग था। उन्हें वही चीज़ें मिली जो लाइफ शुरू करने के लिए ज़रूरी हैं। बस कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने उस फ्लास्क के पानी को एनालाइज किया, तो उन्हें उसमें अमीनो एसिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजनस बेसेस और फैट्स मिले। ये वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और हमारे सेल्स बनते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आखिरी सबूत था कि हाँ, नॉन लिविंग केमिकल्स से लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स नेचुरली बन सकते हैं। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। ओके, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए, बहुत बढ़िया।
अब इन ब्लॉक से पहला सेल कैसे बना और हमारी अर्थ एक ऑक्सीजन फ्री बेजान दुनिया से एक नीला हरा सुंदर ब्लू प्लैनेट कैसे बनी? चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। जो सबसे पहले सेल्स बने वो थे एनारोबिक हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी और वो अपना खाना नहीं बनाते थे, बस आसपास जो केमिकल्स मिलते थे उन्हें ही खा लेते थे। अब जब केमिकल्स कम होने लगे तो इवॉल्व हुए कीमो ऑटोट्रॉफ्स, जो केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाने लगे। फिर आए फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जो सनलाइट यूज करने लगे। बट हमारी स्टोरी के असली हीरो हैं ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इन्होंने सनलाइट यूज करके खाना बनाया और साइड प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज किया। एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग। ऑक्सीजन के आने से ना अर्थ का पूरा चेहरा ही बदल गया। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बन गया ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। फ्री ऑक्सीजन से ओजोन लेयर यानी O3 बनी, जिसने एक शील्ड की तरह लाइफ को हार्मफुल यूवी रेस से बचाया। पहले बेचारी लाइफ पानी में छिपी रहती थी, अब वो लैंड पर भी आ सकती थी। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी सेल्यूलर लाइफ के लिए रास्ता खोल दिया। ऑक्सीजन वॉज अ रेवोल्यूशन। तो ठीक है, लाइफ शुरू हो गई, हमारा प्लैनेट भी ऑक्सीजन से भर गया। बट दिस लीड्स टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। एक सिंगल सेल से इतने लाखों अलग अलग स्पीशीज, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, हम इंसान कैसे बने? हाउ डिड लाइफ गेट सो डाइवर्स? इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी। यहाँ दो मेजर थियरीज हैं, लमार्किज्म और डार्विनिज्म। और बच्चों, इनका कंपैरिजन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। लमार्क का आइडिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वो मानते थे कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाता है वो उसके बच्चों में पास ऑन हो जाते हैं। जैसे जिराफ ने ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया तो वो लंबी हो गई और ये लंबी गर्दन आगे पास ऑन हुई। लेकिन डार्विन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल वेरिएशंस होती हैं। कुछ जिराफ्स की गर्दन थोड़ी लंबी पैदा होती है, कुछ की थोड़ी छोटी। अब जिनकी गर्दन लंबी थी उन्हें ज्यादा खाना मिला, इसलिए वो जिंदा रहे। उन्होंने रिप्रोड्यूस किया और अपने लॉन्ग नेक वाले जीन्स को आगे पास किया। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन इन थ्योरीज का, एवोल्यूशन का सबूत क्या है? हाउ डू वी नो फॉर श्योर कि एवोल्यूशन सच में हुआ है? वेल, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे क्लूज ढूंढे हैं जो हमें पास्ट की पूरी स्टोरी बताते हैं, जैसे एक डिटेक्टिव को क्लूज मिलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। इसको ध्यान से समझो, ये एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर, जो डिजाइन है, वो सेम है बट फंक्शन अलग है। जैसे इंसान का हाथ, व्हेल का फ्लिपर और बैट का विंग। देखो, सबका अंदर का बोन स्ट्रक्चर सेम है, जिसका मतलब है कि इनका एंसेस्टर कॉमन था। ये शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दूसरी तरफ है एनालोगस ऑर्गन्स, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। जैसे एक बर्ड का विंग और एक इंसेक्ट का विंग, दोनों उड़ने के काम आते हैं बट उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ये कॉमन एंसेस्ट्री नहीं दिखाता, ये दिखाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलो अब पूरे चैप्टर का एक सुपर डुपर क्विक रैपिड रिवीजन करते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। रेडी हो? लेट्स गो। सबसे पहला की पॉइंट, हमारी अर्थ की एज कितनी है? याद रखो, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स। इस नंबर को मत भूलना। सेकंड, प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? वो था एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? नो फ्री ऑक्सीजन। ये पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलना, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और हमारा फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉटस्पॉट, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में गैसेस का रेशियो क्या था? इट वॉज 2:1:2, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। इस रेशियो को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये डायरेक्ट MCQ बनकर आता है। तो हमने लाइफ की कहानी को पास्ट से ट्रेस कर लिया है, लेकिन अब एक सवाल आपके लिए, व्हाट डू यू थिंक आगे जाकर ह्यूमन एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचना इसके बारे में। विद दैट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो एंड कीप क्वेश्चनिंग।